इस पैसेज में सबसे पहले हम डिफ़िकल्ट वर्ड्स को नोटिस करेंगे और उनका मीनिंग जानेंगे। इसके बाद इस पैसेज को रीड करना सीखेंगे, कैसे इस पैसेज को अच्छे से रीड किया जाए जिससे कि हम अपने स्पीकिंग एबिलिटी को बेहतर बना पाएँ और पंक्चुएशन को फॉलो कर पाएँ। तो यहाँ पे लिखा हुआ है शेयर्ड ब्लेम ऑन चेन्नई एंड साइक्लोन। इसे कैसे पढ़ेंगे? अब देखिए यहाँ पे कई सारे मतभेद हैं। कई हो सकता है इसे माइशंग पढ़ दें या मिशोंग पढ़ दें, राइट, क्योंकि CH को हम लोग शाह भी बोलते हैं। तो ये साइक्लोन का नाम है। साइक्लोन मिशोंग अलोन वॉज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर चेन्नई ट्रबल्स। चेन्नई में जो दिक्कतें हुई, जो परेशानियां हुई, उनके लिए केवल साइक्लोन मिशोंग अकेले जिम्मेदार नहीं था। और ये ब्लेम, ये जो दोष है, ये शेयर किया जा रहा है कि और कौन कौन सी बातें हैं जो जिम्मेदार हैं। इसके बारे में ये पैसेज है। यहाँ पे लिखा है अपोर्शनिंग। चलिए इस वर्ड को लिखिए। अपोर्शन का मतलब क्या है? वैसे पोर्शन आप वर्ड आपने सुना होगा कि ये मेरा पोर्शन है, ये मेरे भैया का पोर्शन है। तो पोर्शन का मतलब एक हिस्सा, और यहां पे वर्ड है अपोर्शन। अपोर्शनिंग ब्लेम मतलब अपोर्शन का मतलब है विभाजित करना, डिवाइड करना। तो वैसे भी पोर्शन का मतलब वही था, हिस्सा, और अपोर्शन का मतलब भी वही है, डिवाइड करना। अपोर्शन, यहाँ पे अपोर्शन एज अ वर्ब आ रहा है। इसका मतलब है टू डिवाइड, विभाजित करना। और इसको बेस्ट तरीका है पोर्शन ही रिलेट कर लीजिए कि जैसे कोई बड़ा हॉल है, उसे आप डिफरेंट पोर्शंस में क्या करते हैं? डिवाइड ही तो करते हैं। तो आप एक अच्छा सा सेंटेंस बना सकते हैं कि वी अपोर्शन by making portions. We apportion a big hall by making its portions. We apportion a big hall by making separate portions. Right? By making separate portions, we apportion. Now, apportioning blame for calamity. Calamity सभी समझते होंगे। कैलामिटी का सिनोनिम क्या होगा? यस, कैलामिटी का सिनोनिम होगा डिजास्टर। हाँ, कैटेस्ट्रॉफ भी बोल सकते हैं, कैटेस्ट्रॉफी। एंड कैलामिटी को लर्न करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है, आपने एक वर्ड पढ़ा था एक्लिमेटाइज। तो एक्लिमेटाइज व्यक्ति कैसे करेगा अगर कोई कैलामिटी आ गई है? कैलेमिटी और एक्लिमेटाइज में काफ़ी मिलता जुलता शब्द आ रहा है। और क्या आप जानते हैं कैलामिटी का एडजेक्टिव क्या होगा? थोड़ा सा कोशिश करें। कैलामिटस नहीं, क्लाइमेट अलग है। क्लाइमेट का मतलब है जलवायु। क्या आप जानते हैं इसका एडवर्ब क्या होगा? कैला मिटसली। अब ये तो सभी को पता है, LY लगाने से एडवर्ब बनता है। तो कैलामिटस एडजेक्टिव है, कैलामिटसली एडवर्ब है, और इसे हिंदी में कहते हैं आपदा, डिजास्टर। नाउ फर्दर वी हैव आफ्टर a natural disaster is almost impossible, but Indian cities have often tried to ease the decision. यहां पे ease किस रूप में आ रहा है? नाउन के रूप में आ रहा है। आप महान हैं। ease एडजेक्टिव अगर होता तो easy क्या होता फिर? यहां पे ease वर्ब के रूप में आ रहा है, और इसका मतलब है आसान बनाना। हाँ, टू मेक इजी। देखिए
एक नज़र में देखा जाए तो ये वोकैबलरी है, लेकिन आप ग्रामर से बहुत फायदे ले सकते हैं वोकैबलरी में। अब आपको कितनी क्लैरिटी आ गई कि ईज से ही बना है इजी, और इजी एडजेक्टिव है, और इसी से बना है इजीनेस, और ये नाउन है, और इसी से बना है ये एडवर्ब है। जैसे बिजी से बना है बिजीनेस, एंड बिजी से ही बना है बिजिली। मुझे लगता है ये शब्द आपने पहले नहीं सुना होगा। देखिए, एक्सप्लोर करने का फायदा है कि नहीं? एक्सप्लोर करने का बेनिफिट आपको जरूर मिलेगा। शांति से शब्दों को एक्सप्लोर करिए, उनके बारे में सोचिए। अब कितना फायदा हुआ आपको कि बिजी एडजेक्टिव है, और लोग बोलते हैं बिजीनेस या बिजनेस ये नाउन है, और बिजली एडवर्ब है। क्या बिजली शब्द का प्रयोग वास्तव में हमारी बातचीत में होता है? होता है। जैसे उसने व्यस्तता से मुझे उत्तर दिया। उसने व्यस्तता से मुझे उत्तर दिया, क्या बनेगा इंग्लिश? उसने व्यस्तता से मुझे उत्तर दिया। बताइए। He answered me. Exactly. He responded me भी कह सकते हैं बिजली। वैसे मुझे जान के बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैंने पूछा कि क्या इसका प्रयोग होता है? बोले नहीं होता है। तो फिर वर्ड का है। अगर वर्ड है तो प्रयोग तो होता ही होगा, लेकिन प्रयोग करने वाला होना चाहिए, राइट? तो जितने भी वर्ड्स आप सीख रहे हैं इनको प्रयोग जरूर करें, तभी आप इनका महत्व जान पाएंगे। अब देखिए, ये जानना कितना आवश्यक था कि ट्राई टू ईज दिस डिसीजन, माने इस फैसले को आसान बनाने की कोशिश की। यहां पे ईज वर्ब के रूप में आ रहा है। गॉट इट? एंड चेन्नई ऑन December 4 was no exception. Exception means अपवाद। कितने लोगों को ये बात नहीं पता? चलिए इसमें थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। इसका एडजेक्टिव बताएं। एक्सेप्शन, एक्सेप्शनली तो एडवर्ब है ना। मैंने पूछा एडजेक्टिव। एक्सेप्शननेस कौन कह रहा है? वो बहुत ही महान व्यक्ति है जो एक नाउन होने के बाद भी और नेस लगा रहा है। बोले मैं और नाउन चाहता हूं। भैया एक नाउन बहुत है। इसका एडजेक्टिव कौन बताएगा? एक्सेप्शन का एडजेक्टिव एक्सेप्शन कौन कह रहा है? एक्सेप्शन कौन कह रहा है भाई? जो भी कह रहा है वो लेक्सिकोग्राफर है। क्या आप जानते हैं लेक्सिकोग्राफर कौन होता है? जो डिक्शनरी बनाए। बोले देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। उसी थीम पर डिक्शनरी देती है हमें बहुत कुछ, हम भी तो कुछ वर्ड्स दे दें। भैया ऐसा वर्ड न भूतो न भविष्यति, ना आज तक ऐसा हुआ है, ना आगे कभी होगा। एक्सेप्शन बना दिया। अरे मतलब एक्सेप्शन, कुल मिला के एक्सेप्शन का एडजेक्टिव नहीं पता। एक्सेप्शन का एडजेक्टिव नहीं पता तो मैं भी नहीं बताऊंगा, आपको इसे सोचना है। वैसे बहुत आसान है, आपका दिमाग इस पे क्यों नहीं गया? और क्या, जैसे आप कहते हैं इनका एक एक्सेप्शनल केस है, एडजेक्टिव के रूप में आ रहा है कि नहीं? ही हैज एन एक्सेप्शनल केस। इसका मतलब है दैट डज नॉट अबाइड बाय रूल्स। अपवाद,
अबाइड बाय का मतलब होता है मानना। तो एक्सेप्शन को एक्स को रिलेट कर दो कि जो हमारे एक्स फ्रेंड्स होते हैं उनके लिए बहुत सारे एक्सेप्शंस होते हैं। हाँ, वो खुद ही अपने आप में अपवाद होते हैं, तभी वो एक्स हो जाते हैं। लेक्सिकोग्राफर का मतलब है वन हु कंपाइल्स डिक्शनरी, जो डिक्शनरी को कंपाइल करे। लेक्सिकोग्राफर को आप लेक्सी से रिलेट कर सकते हो, एंड ग्राफर का मतलब ही है जो ग्राफ करे, जो कुछ बनाए। जहां पे भी ग्राफर शब्द आए समझ जाओ वो कुछ बनाने वाला है, ये रूट वर्ड है। लेट ऑन December 3, rains begin to pummel Chennai. Now, what is PUMMEL? PUMMEL, pummel. आप सभी को याद आ गया होगा पैमेला एंडरसन। हाँ हाँ, उसको दूसरे शब्दों में क्या कहेंगे? पमेल का मतलब है स्पिट करना, ठीक है। पमेल इट्स अ वर्ब, ठीक है। PUMMEL, पमेल। नाउ व्हाट कैन बी इट्स नाउन? इसी से मिलता जुलता कोई वर्ड है इसके नाउन के लिए? पमेलियन डॉग सुना है? हाँ, व्हाट इज दिस? इसका मतलब है किसी से बैटर करना, इसका सिनोनिम हो जाएगा बैटर, राइट। इसका मतलब है स्ट्राइक रिपीटेडली, बार बार स्ट्राइक करना विद द फिस्ट। जैसे आप बॉक्सिंग, जो बॉक्सर होते हैं, जो जिसमें प्रैक्टिस की जाती है, उसको बार बार क्या करते हैं? पमेल करते हैं। तो पमेल का मतलब है किसी चीज़ को बैटर करना, बार बार स्ट्राइक करना। हिंदी में इसे कहते हैं थुकियाना, किसी चीज़ को बार बार पमेल करना, राइट, हिट करना, पमेल। तो इसको हम लोग पैमेला एंडरसन से रिलेट कर सकते हैं कि पैमेला एंडरसन एक अच्छी बॉक्सर थी। पैमेला सिंगर है, बॉक्सर बना दिया लर्न करने के लिए। ऑलराइट, याद हो जाएगा। एज साइक्लोन मिशोंग सून टू इंटेंसिफाई। इंटेंसिफाई मीन्स परिवर्तित तो नहीं होगा, हाँ, तीव्र होना। टू मेक फियर्स, किसी चीज को बहुत ही तीव्र करना, या आप इसे ट्रेंचेंट भी कह सकते हैं, इंटेंसिफाई करना। तो आप सभी ने फिजिक्स में इंटेंसिटी तो सुना ही है, तो इंटेंसिटी से ही रिलेट कर दीजिए कि किसी की तीव्रता इतनी ज़्यादा थी कि उसने उस चीज़ को भी इंटेंसिफाई कर दिया। जैसे एक मोटिवेशनल स्पीकर सुनने वालों को क्या कर देता है? इंटेंसिफाई कर देता है, वो भी उसी धुन में सोचने लग जाते हैं। एक मूवी देखने के बाद आप लोग क्या हो जाते हैं? इंटेंसिफाई हो जाते हैं, 2-3 दिन तक उसी मूवी के सीन में जीते हैं। ऐसा होता है कि नहीं? मूवी देखने का सबसे बड़ा इंपैक्ट यही है, लगभग 1 दिन उसका नशा रहता है। हर तरफ आप जाते हैं तो वही वही दिखता है, जानता हूं मैं। इनटू सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म parked itself roughly 100 kilometers east of the city. By the next morning, most areas had recorded more than 120 mm of rain, with a few recording more than 250 mm. The figures represent a breathtaking. What is breathtaking? Breathtaking का मतलब जिस चीज़ में, किसी चीज़ को बताने में आपकी सांस फूल जाए, है ना। जैसे ब्रेथ टेकिंग इवेंट का मतलब है कि एकदम आपकी सांस रुक जाए, इसी से बना है ब्रेथ टेकिंगली, असाधारण, विस्मयकारी। जैसे अपने ग्रामीण अंचल में बोलते हैं
क्या बताएं, ऐसा था कि कुछ कहें कि नहीं। तो कुछ कहें कि नहीं मतलब बहुत विस्मयकारी था, बहुत ही विचित्र था। सो दिस इज ब्रेथ टेकिंग। तो आपने अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ ब्रेथ टेकिंग चीजें देखी होंगी। कैन यू एक्सप्लेन? नो सर। बोले हमने देखी, हमने एंजॉय की, हम एक्सप्लेन क्या करें? हमारी लाइफ, हमारे रूल। हु आर यू? तो ब्रेथ टेकिंग का मतलब है सरप्राइजिंग, एस्टॉनिशिंग, एबनॉर्मल, विस्मयकारी। और इसको ब्रेथ से रिलेट कर दो, जिसको बताने में, जिसको एक्सप्लेन करने में आपकी सांस उखड़ जाए ऐसा हो जाए, तो दैट इज कॉल्ड ब्रेथ टेकिंग। ब्रेथ टेकिंग वॉल्यूम ऑफ वाटर टू बी डिलीवर्ड इन अ सिंगल डे एंड विच तमिलनाडु मिनिस्टर ऑफ म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के एन नेहरू इकोड। इको से बना है इकोड। क्या आप जानते हैं इको का मीनिंग क्या है जी? इको का मतलब है गूंज। यस, टू साउंड लाउडली दैट कम्स बैक। इतना तेज बोलना कि आपकी आवाज गुंजायमान हो जाए। किसी खाली बिल्डिंग में आप जाते हैं तो आपकी आवाज इको करती है, गुंजायमान होती है। तो इको गार्डन से रिलेट कर दो कि इको गार्डन में जाके मैं चिल्लाता हूं, लोग मुझे असाधारण तरीके से देखते हैं, ब्रेथ टेकिंगली। When he said the city had not received as much rain in 7 decades. Decades सभी को पता होगा, पीरियड ऑफ 10 years। कितने लोगों को नहीं पता है? नहीं पता है तो शर्माए नहीं, उसे लिखें, डेकेड। हाँ बिल्कुल, अगर आपको कोई भी शब्द नहीं पता हो उसे जाने जरूर। आप देख सकते हैं न्यूज़पेपर से वर्ड में कैसे निकाल रहा हूं, ऐसे ही निकालें। पीरियड ऑफ 10 years, इसे हिंदी में कहते हैं दशक। और डेकेड को डेक से रिलेट कर सकते हो। पहले गाने बजाने के लिए डेक चलते थे, डेक कहते थे ना, डेक। क्या आप लोगों ने कैसेट्स प्ले करी है? पुराने लोग हो। डेकेड बोलो, एक अरसा गुजर गया डेक चलाए हुए, और अब दिसंबर आ गया। डेकेड। बट दैट इज नॉट द फुल स्टोरी। द नरेटिव्स, नरेटिव्स का मतलब फिर से बताएं। एक्चुअली नरेट वर्ब है, इसी से बना है नरेटिव। और नरेशन, नरेशन क्या है? नाउन है। जो आप डायरेक्ट, इनडायरेक्ट नरेशन पढ़ते हैं, नरेशन, नरेटिवली इज एन एडवर्ब। सो नरेटिव का मतलब क्या हुआ? नरेट का मतलब क्या हुआ? नरेट का मतलब है किसी चीज का वर्णन करना। हाँ, नरेट करना मतलब वर्णन करना। और नरेटिव उसी से संबंधित है जो विवरणात्मक, मतलब डिटेलेबल, जिसको, जिसकी डिटेल किया जा सके। इलस्ट्रेलेबल, मैं भी प्रयास कर रहा था। इलस्ट्रेटिव होगा, इलस्ट्रेलेबल नहीं होगा, इलस्ट्रेटिव, ठीक है, या डिस्क्रिप्टिव, विवरणात्मक, विवरणात्मक। नरेट करना, नरेट अ स्टोरी। आपने अक्सर छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, नरेट अ स्टोरी, एक स्टोरी सुनाए। सुनाए, I would like to tell a story, I would like to narrate a story, story,
built around disasters. Influence, everyone knows influence. इसका नाउन जानते हैं, आज के लिए बहुत पॉपुलर हो रहा है। इन्फ्लुएंस वर्ब है, इसका नाउन कौन बताएगा? इन्फ्लुएंट कौन कह रहा है? ये इन्फ्लुएंस वर्ब है और इन्फ्लुएंट एडजेक्टिव होगा भाई, और इन्फ्लुएंटली हर एक वर्ड में ली लगाने से एडवर्ब नहीं बनता। ऐसा थोड़ी ना हर वर्ड में ली लगा दो बोले बना एडवर्ब। अब से आप बताइए, स्ट्रेट में स्ट्रेटली होता है? नहीं होता है। ये देखो स्ट्रेटली, ये कहना उचित नहीं। आई वेंट स्ट्रेट, स्ट्रेट खुद ही एडवर्ब है। अब जैसे ये होता है क्या, ये खुद ही एडवर्ब है। आई रैन फास्ट, क्यों बोले आई रैन फास्टली? जब कोई शब्द पहले से ही एडवर्ब है तो ली लगाने की जरूरत। आप इन्फ्लुएंस का नाउन नहीं बता पा रहे हो। दिस इज ब्रेथ टेकिंग। हाँ, किसने बताया? यू आर एब्सोल्युटली राइट। एक बार और बताओ। एग्जैक्टली, इन्फ्लुएंसर आजकल ये बहुत रिक्वायरमेंट में है। आपने सुना होगा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो होते हैं उनकी वीडियोस आते रहते हैं और कितना बन के बोलते हैं। आप हमारे प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हो और साथ ही आपको डिस्काउंट मिलेगा, अभी इनरोल कर लीजिए। उनका एक ही काम है, अच्छी सी शक्ल बना के इन्फ्लुएंस करना। खैर, आप लोग इन्फ्लुएंस हो भी जाते हैं। इन्फ्लुएंस टू इम्पैक्ट मतलब प्रभावित करना। अच्छी चीजों के लिए इन्फ्लुएंस करना बुरा नहीं है, राइट? आप भी तो किसी ना किसी को इन्फ्लुएंस कर ही रहे होंगे। किसी को इन्फ्लुएंस करने के चक्कर में आप इंग्लिश सीख रहे हैं, क्योंकि आप भी इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं। क्या बनना चाहते हैं? ऐसा इंग्लिश बोलूंगा लोग एकदम इंप्रेस्ड हो जाएंगे। द रिस्पॉन्सेस टू देम एंड प्रोक्लेमेशन। प्रोक्लेमेशन का मीनिंग क्या है? नोट किया जाए, PROCLAMATION, प्रोक्लेमेशन। एक वर्ड होता है डिक्लामेशन और एक वर्ड है प्रोक्लेमेशन। क्या आप जानते हैं दोनों में डिफरेंस क्या है? प्रोक्लेमेशन हो गया और डिक्लामेशन हो गया। अरे दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, एक ही है, और इसका मतलब है अनाउंसमेंट, घोषणा। घोषणा, प्रोक्लेमेशन। तो जो लोग क्लेम कर रहे थे फैक्ट्री बंद करो, फैक्ट्री बंद करो, उनके लिए प्रोक्लेमेशन किया गया, फैक्ट्री बंद ना करो, फैक्ट्री बंद ना करो, तुम्हारे मांगे पूरी हुई। प्रोक्लेमेशन। देखिए, याद कराने की गारंटी है कि नहीं? प्रोक्लेमेशन वर्ड जैसे ही आया आपको लगा ये तो बड़ा अनफेमिलियर वर्ड है, मैंने कितना आसान बना दिया। वो याद करो मूवी जिसमें अनिल कपूर गाड़ी को आग लगा देता है, अब वो टेंशन में आती है, तुमने मेरी गाड़ी कैसे छुई, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। याद है? तो वो लोग जो क्लेम कर रहे होते हैं फैक्ट्री के बाहर, उनके लिए प्रोक्लेमेशन किया गया, भाइयों बहनों शांत हो जाओ। याद हो जाएगा? दैट एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट यहां पे वर्ब के रूप में आ रहा है। So what is the meaning of attribute as a verb? And attributive, ये यहाँ पे adjective बनेगा
एंड एट्रीब्यूटिवली, ये यहाँ पे एडवर्ब बनेगा, एंड एट्रीब्यूशन, दिस विल बी योर नाउन। एट्रीब्यूट का मतलब क्या है, कौन बताएगा जी? साफ आवाज में बताए। हाँ, जैसे आपने कहा कि इसने मेरी पढ़ाई को एट्रीब्यूट किया, मतलब इसमें विशेषता बढ़ाई। एट्रीब्यूट एज अ वर्ब, इसका मतलब है विशेषता बढ़ाना। और एट्रीब्यूट एज ए नाउन भी यूज होता है। जैसे आपने कहा कि ये हमारी क्लास की विशेषता है, दिस इज द एट्रीब्यूट ऑफ आवर क्लास। जैसे आपने कहा ये मेरे पिताजी की विशेषता है कि वो पूछते कम है, मारते ज्यादा हैं। स्पेशियलिटी, बोलो स्पेशियलिटी, स्पेशलिटी, स्पेशियलिटी, विशेषता। आप सभी की पर्सनालिटी की कोई ना कोई एट्रीब्यूट है कि नहीं? सभी लोग अपने अपने एट्रीब्यूट्स को जानते हो, जानना चाहिए। एंड वाइस का मतलब होता है दुर्गुण, एंड वर्च्यू का मतलब होता है गुण। गुण नहीं, गुण। वर्च्यू, वाइस। अब इस वाइस से आप लोग सोच रहे होंगे वाइस प्रेसिडेंट भी होता है क्या? वो दुर्गुण प्रेसिडेंट होता है, वो अलग है, उसका मीनिंग उप भी है। सभापति का उप सभापति, वर्च्यू वाइस, गुण दुर्गुण। अब देखिए ये कितना प्यारा वर्ड है, सिंगुलर से बन गया और प्लूरल से बन गया। देखिए ग्रामर का ही तो योगदान है। कौन बताएगा सिंगुलर और सिंगुलैरिटी में क्या अंतर है? भैया उल्टा बता गए। सिंगुलर एडजेक्टिव है, सिंगुलैरिटी नाउन है। इसी तरीके से प्लूरल एंड प्लूरैलिटी, प्लूरैलिटी। एंड क्या इसका एडवर्ब पॉसिबल है? प्लूरली, प्लूरली, प्लूरली होगा, प्लूरली कर रहे हो, प्लू इसका नहीं। देखो हर चमकती हुई चीज और हर वर्ड में ली लगाने से एडवर्ब नहीं बनता। पॉइंट बी नोटेड। सभी को बताया सिंगुलर का मतलब है सिंगल, एक वचन, बहुवचन। इंग्लिश में द्विवचन नहीं होते, एक वचन बहुवचन बस। जबकि हिंदी में एक वचन, द्विवचन, फिर बहुवचन। To a natural calamity often feed an unfair line of reasoning in which nature shoulders all the blame. ये देखिए लाइन कितनी प्यारी है, नेचर शोल्डर्स ऑल द ब्लेम। कोई बता सकता है इसका मीनिंग क्या है? प्रकृति सभी दोषों को अपने ऊपर ले लेती है। यहां पे शोल्डर माने कंधा, यानी कंधों पे ले लेना। तो आप समझ सकते हो कि शोल्डर यहां पे वर्ब के रूप में आ रहा है कि नाउन के रूप में आ रहा है। यहां पे शोल्डर वर्ब के रूप में आ रहा है। अब देखिए ये बात बहुत से लोगों को नहीं पता होगी। कितने लोगों को नहीं पता थी? शोल्डर वर्ब के रूप में भी यूज होता है और नाउन के रूप में भी होता है। एंड शोल्डर एज अ वर्ब, इसका मतलब है टू असिस्ट, कंधा देना, कंधा देना, शोल्डर। जैसे आपको किसी से कहना है कि आई विल हेल्प यू, उसकी जगह आप कह सकते हैं आई विल शोल्डर यू। सुनने वाला थोड़ा ठीक ठाक हो, नहीं वो भाग जाएगा, कहेगा भाई हेल्प मांगी थी, कंधा नहीं चाहिए। ऑल द ब्लेम जस्ट as the rain intensified over Chennai on December 4 morning, the Tamil Nadu Generation and Distribution Corporation
limited shut off power in the city as precaution. Precaution वर्ड कितने लोगों को नहीं पता? नोट किया जाए, जिनको पता है वो बताएं। प्रिकॉशन नाउन है और इसका एडजेक्टिव क्या होता है? प्रिकॉशनरी। क्या आप बता सकते हैं कि इसका एडवर्ब क्या होता है? नरिली। इसका भी बन नहीं रहा है, छोड़ दो। देखिए, एक्सप्लोर करना हमारा काम है, बाकी तो जो होगा वही आएगा। तो प्रिकॉशन का मीनिंग किसने बताया? किसी को नहीं पता? अरे ये तो बहुत प्रचलित शब्द है कि मैंने, हाँ सावधानी, और क्या, इतना डरते क्यों भाई? बोला करो केयरफुलनेस। जैसे आप कहते हैं, मैंने कोरोना के समय ये वर्ड बहुत पॉपुलर हुआ था, प्रिकॉशन लो, मास्क पहनो, प्रिकॉशनरी, प्रिकॉशन से संबंधित सावधानी। बोलो, सावधानी ही बचाव है, सावधानी हटी दुर्घटना घाटी। तो प्रिकॉशन को कॉशन से रिलेट कर सकते हो। कॉशन समझते हैं? कॉशन का मतलब, आप जैसे रेलवे में जाइए, वहां पे लिखा रहता है, ऐसे दो हड्डियां बनी रहती है, लिखा होता है कॉशन। मतलब हल्का, अगर आप जहां इलेक्ट्रिसिटी का खंभा है वहां भी लिखा रहता है, ट्रांसफार्मर के पास, हड्डियों में बदलते देर नहीं लगेगी। ओके, प्रिवेंट मतलब मना करना, एंड इलेक्ट्रोक्यूटिंग समझते हैं आप, पेडेस्ट्रियन माने पैदल चलने वाले। बाकी के वर्ड्स आप और कर लीजिएगा, जो भी ना आए उनको डिस्कस करिएगा। ऑलराइट।